तो एलसी सर्किट जो टॉपिक है, देखो इसमें एलसी यानी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन कंपेयर करोगे आप स्प्रिंग और ब्लॉक वाले सिस्टम के साथ में। तो न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है। सिचुएशन ये मानेंगे कि कोई कैपेसिटर है और पहले से वो चार्ज्ड है। तो एक कैपेसिटर है सी मान लेते हैं, पैरेलल प्लेट या कोई भी कैपेसिटर जो पहले से ही चार्ज है प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट से, प्लस क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट से चार्ज है। नाउ इसको हम लोग जा करके कनेक्ट करने वाले हैं किसी इंडक्टेंस के साथ, एक इंडक्टेंस एल के साथ इसको हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। और इस इंडक्टेंस में फिलहाल कोई करंट नहीं है, पहले से इसके अंदर कोई करंट नहीं। तो ये स्विच अभी ओपन है, सिचुएशन को समझा दे रहे हैं आपको। ये सारा कुछ, ये सब कुछ इनिशियल कंडीशन है, मतलब कि टी लेस देन जीरो। टी लेस देन जीरो का मतलब कि कैपेसिटर चार्ज है, कैपेसिटर चार्ज है और जो इंडक्टर है यहाँ पर उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जीरो करंट है इसमें। टाइम टी इक्वल टू जीरो पर हम कह रहे हैं ये टी लेस देन जीरो है। टी इक्वल टू जीरो वो कहेंगे जब इस स्विच को क्लोज किया जाएगा। सो टी इक्वल टू जीरो स्विच क्लोज करने वाला पॉइंट है। और फिर टी मोर देन जीरो यानी कि स्विच क्लोज करने के कुछ टाइम बाद टी मोर देन जीरो हमें चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है और सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये दोनों आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पूरा टारगेट है हमारा। तो कैसे करेंगे देखिए आप, मतलब एक चार्ज कैपेसिटर है और ये इंडक्टर आइडियल है, मतलब कि जीरो रेजिस्टेंस वाला इंडक्टेंस है, ये भी मान के चलेंगे, नो रेजिस्टेंस इन द इंडक्टेंस। हालांकि ये सब चीजें प्रैक्टिकली नहीं हो सकती हैं कि इंडक्टेंस में रेजिस्टेंस ना हो। अब मैं तुमसे फिर एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं एक स्टेटमेंट मेरा फिर समझो, आपको फिर कंफ्यूजन होगा अगर आप इसे इंडक्टेंस को कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट सोचोगे। देखिए कैपेसिटर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, आप कैपेसिटर मार्केट में जाओगे तो परचेज करके मिल जाएगा। रेजिस्टेंस एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वो मार्केट में मिल जाएगा तुम्हें। इंडक्टेंस आप मार्केट में परचेज करने जाओ कभी नहीं मिलेगा। कैपेसिटर को आप अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देख सकते हो, रेजिस्टेंस को अलग अलग डिवाइसेस में देख सकते हो। इंडक्टेंस को आप परचेज नहीं करोगे, ये कभी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं जो दिखेगा आपको। इंडक्टेंस का मतलब जानते हो क्या है? इंडक्टेंस का मतलब सिर्फ ये है कि हमने एक स्विच बंद किया, ठीक है, हम तुमको ऐसे समझाते हैं। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका एक्चुअल मतलब ये है कि आप गए, आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया या कोई भी कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल कोई भी, ठीक है, एक पर प्लस क्यू नॉट चार्ज, एक पर माइनस क्यू नॉट चार्ज। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ उठा करके इनको वायर से ज्वाइन कर दे रहा हूं, बस कुछ नहीं कर रहा। एक वायर लिया और इनको मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, एक वायर लिया और इनको ज्वाइन कर दिया, बस ये सर्किट बन गया। ठीक है, जो सर्किट बना उसके अंदर इंडक्टेंस एक बिहेवियर है उसका, इंडक्टेंस उस सर्किट का बिहेवियर है, उसके सर्किट की प्रॉपर्टी है, वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं जो यहाँ पर आपको दिखेगा कहीं। और उसी उसी इंडक्टेंस को डिफाइन कर रहे हो। क्या होता है कि जैसे ही कोई आप, मतलब एज सुन एज अ सर्किट इज कंप्लीटेड, सर्किट इज कंप्लीटेड, जैसे ही आप किसी सर्किट को कंप्लीट करते हो, कंप्लीटेड, सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइंड एज द फ्लक्स आई अपॉन करंट आई, पाई अपॉन आई, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। क्या होता है कि जैसे ही आप सर्किट पूरा करोगे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो जितना एरिया उस सर्किट का होगा उस एरिया में कुछ फ्लक्स आएगा, उस फ्लक्स अपॉन आई के रेशियो को आप इंडक्टेंस कह रहे हो। चलो यहाँ पर डिस्कस करो क्या रिजल्ट आएगा। हालांकि हम लोग सर्किट में उसको एक सिंबल से दिखाते जरूर है कि एल एक सिंबल है, बट उसका मतलब अब आप समझ जाइए। तो जैसे ही इस स्विच को बंद करेंगे उसके तुरंत बाद यहाँ का चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और इस इंडक्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो एज ए फंक्शन ऑफ
टाइम, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड चार्ज। नहीं सात्विक जी, इंडक्टर होती है लेकिन इंडक्टेंस, मैं फिर बोल रहा हूँ, इंडक्टेंस फिजिकली टच करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। इंडक्टेंस सर्किट की बिहेवियर है। इस बात को समझो आप क्या होगा। देखिए, तो इसको एनालाइज करते हैं। टी सेकंड्स के बाद क्या होगा ना, टी टाइम बाद, टी टाइम बाद इस सर्किट को ऐसे देखा जाए, होगा क्या, क्योंकि बैटरी तो है नहीं इस केस में, तो बैटरी नहीं होगा तो सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि जैसे ही आप कैपेसिटर के दोनों प्लेट आपस में ज्वाइन करोगे, बिकॉज बैटरी नहीं है यहाँ पर, तो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को अगर कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से हमने कनेक्ट किया, तो वो फिर डिस्चार्जिंग ही होगी, इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से मिल जाएगा और एक डिस्चार्जिंग मोड में चला जाएगा ये। यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, और डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा इसका मतलब इसका चार्ज रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो अब इसको प्लस क्यू और इसको माइनस क्यू मान लेते हैं, रिड्यूस कर रहा है ये। और क्योंकि ये डिस्चार्ज करेगा तो करंट कैपेसिटर से बाहर की तरफ आएगा और इस इंडक्टर के थ्रू फ्लो होता हुआ वापस इस कैपेसिटर में इस तरीके से चलेगा। तो ये पूरा डायग्राम बनेगा टी टाइम बाद का, मतलब आफ्टर टी सेकेंड्स की अगर हम बात करें। अब इसमें लूप इक्वेशंस या फिर बाकी इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, देखो यानी यहाँ पर इसकी लूप इक्वेशन बनानी है मेरे को, तो कैसे बनाओगे, या फिर अदर इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। तो इसके अंदर या फिर इसके अंदर लूप इक्वेशंस वगैरह कैसे होंगी, देखिएगा। अगर हम करंट के साथ साथ ही चलते हैं ना, करंट के साथ साथ ही चलो, तो जैसे जैसे अगर हम करंट के ही साथ साथ चलेंगे तो ऐसे जाने पर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं एकाग्र जी आई निकालना पड़ेगा एक्चुअली, इतने आसानी से नहीं आएगा, देखो बता रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, करंट के साथ साथ चलते हैं, तो करंट के साथ साथ अगर चलेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई ओवर डी टी लिखना होगा। और जब आप करंट के साथ साथ चले जाओगे ऐसे, तो इस कैपेसिटर के केस में आपको माइनस प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ यानी इस तरफ जाना पड़ेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड होगी। तो अगर हम करंट के साथ साथ चलेंगे तो इंडक्टर वाला पोटेंशियल डिफरेंस तो एल इंटू डी आई बाई डी टी होगा, लेकिन उसी करंट के साथ साथ चलने पर जब कैपेसिटर वाली ब्रांच आएगी तो फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस माइनस क्यू बाय सी लिखना पड़ेगा, बिकॉज आप यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड पे चल रहे हो। और ये लूप इक्वेशन के हिसाब से जीरो, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, दूसरी इक्वेशन इस आई और इस स्मॉल क्यू को लेकर के बनाए, अगर मतलब रिलेशन बिटवीन द इंस्टेंटेनियस करंट एंड द इंस्टेंटेनियस चार्ज। तो दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी वाली, करंट आई इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि डी क्यू बाय डी टी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, पहली वाली लूप इक्वेशन है, दूसरी वाली डेफिनेशन है। तो लूप इक्वेशन बनी और दूसरी वाली हमारी डेफिनेशन पार्ट है यहाँ पर। अब लूप इक्वेशन डेफिनेशन, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, मतलब प्रॉब्लम क्या है, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक चीज का ध्यान ये रखो कि ये कैपेसिटर डिस्चार्जिंग मोड में काम कर रहा है इस टाइम पर, यानी कि चार्ज क्यू टाइम के साथ एक डिक्रीजिंग पैरामीटर है। और जब चार्ज क्यू टाइम के साथ डिक्रीजिंग पैरामीटर होगा तो मुझे डी क्यू बाई डी टी के आगे एक नेगेटिव साइन और कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक एडिशनल माइनस साइन जो आप लगा रहे हो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कैपेसिटर डिस्चार्जिंग मोड पे है, चार्ज क्यू टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है, तो वो माइनस साइन का ध्यान रखना है। बिकॉज अगर यहाँ पर माइनस मिस कर गए तो आगे की जो वर्किंग है वो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी आगे का जो भी सोल्यूशन आएगा वो सही नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करने की बारी आई, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको
सॉल्व कैसे करेंगे यार? हम एक काम करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को ना, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। जो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। क्या बनेगा देखिए, पहली इक्वेशन को। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। हाँ जी, ऑसिलेशन है तो वैसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एसएचएम जैसा कुछ आएगा, बट फिर भी एल d2i ओवर dt2 फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, -1/c इंटू dq/dt, और राइट साइड तो वैसे भी जीरो है, और -dq/dt को आप i लिख सकते हो सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से ये जो dq/dt है इसको रिप्लेस कर सकते हो, इसकी जगह -i ला सकते हो। सो dq/dt को हम रिप्लेस करेंगे बाय -i, और फिर इस तरीके से ले जाओगे तो ये पूरा ऐसा कुछ बनेगा, d2i अपॉन dt2 इज -1/LC इंटू i, ये बनेगा। तो इसको करके देखो आप अपने लेवल पर, ये चीज बनती है कि नहीं बनती है, बट बनेगी यही चीज। और ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ या तो हमारी लूप इक्वेशन में कोई मिस्टेक है, या फिर सेकंड इक्वेशन में कोई मिस्टेक है, अगर ये नहीं बन रहा तो। बट क्योंकि हम लोगों ने सारा कुछ प्रॉपर तरीके से चले हैं, तो मेरे आंसर में ये -n आएगा। अब इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये अगर देखा जाए तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिमिलर टू सिंपल हार्मोनिक, सिमिलर टू सिंपल हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ये थी d2x/dt2 इक्वल टू -ω²x, और उसका सोल्यूशन पार्ट जो था वो ये था, सोल्यूशन कि x इक्वल टू कैपिटल A इंटू साइन ω_t प्लस फाई नॉट, जिसमें ये भी कहा गया था कि जो फाई नॉट है वो इनिशियल कंडीशंस के हिसाब से आता है, A और फाई नॉट इनिशियल कंडीशंस के हिसाब से आते हैं। तो इसी को फॉलो करो, मतलब यहाँ पर कैलकुलस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इस टाइप की इक्वेशन पहले 11th क्लास में यूज कर चुके हो, और कई बार ये एसएचएम वाली इक्वेशन को हम लोग यूज कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, मतलब इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लाओगे, इंस्टेड कि हम पूरा पूरा कैलकुलस यूज करें, हम लोग इसका डायरेक्ट सोल्यूशन पुट कर रहे हैं कि यस आई विल बी इक्वल टू कैपिटल ए सम मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा, और ओमेगा कंपेयर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर विल बी कंपेयर्ड विथ 1/LC, तो ओमेगा 1/√LC हो गया इंटू टी और प्लस फाई नॉट। तो अब आपको दो चीजें मेन ध्यान रखनी है, कैपिटल ए और फाई नॉट की वैल्यू। कैपिटल ए और फाई नॉट निकालने के लिए टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0, क्या कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं t इक्वल टू 0 के लिए, तो वहां से मुझे a और फाई नॉट मिलेगा, मतलब फॉर a एंड फाई नॉट चेक, मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि तुम्हें अपने आप भी न्यूमेरिकल कर पाओ, चेक कंडीशंस एट टाइम t इक्वल टू 0। क्या कंडीशंस है भाई टाइम t इक्वल टू 0 की? तो वो ये है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर i कितना था। कंडीशंस भी आप दो देखोगे, i चेक करना और di/dt चेक किया करो, हमेशा इन दो से आंसर मिल जाएगा तुम्हें। तो टाइम 0 पर i कितना था, तो उस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जब हमने स्विच क्लोज किया था, जब स्विच क्लोज किया था उसके पहले 0 करंट था, और इंडक्टर में अचानक से करंट आ नहीं जाएगा, तो टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब i 0 था। तो यानी इस इक्वेशन में t 0 i 0, t 0 i 0, मतलब क्या हुआ, 0 इक्वल टू a साइन 0 प्लस फाई नॉट, ये आपको एक इक्वेशन बन जाएगी। और फिर di/dt कहां से निकालेंगे, तो di/dt हम यहां से देख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से, जो लूप इक्वेशन है, लूप इक्वेशन से di/dt की वैल्यू di/dt फ्रॉम द लूप इक्वेशन वो q/LC है, q/LC। और टाइम 0 की जब बात की जाएगी तो टाइम 0 वाला चार्ज रख देंगे वहां पर, चार्ज एट टाइम t इक्वल टू 0 यानी q0 रख देंगे। तो यहाँ पर q0 पुट करो तो आपको di/dt की इनिशियल वैल्यू मिलेगी, मतलब टाइम 0 वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगा q0 डिवाइडेड बाय LC, इट इम्प्लाइज
अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को। तो जब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आई बाई डी टी तो हो गया क्यू नॉट बाई एल सी, और इधर डिफरेंशिएट करने के बाद ए बाई रूट एल सी, एंड यहाँ पर कॉस 1/√LC, और टाइम टी तो जीरो है, टाइम टी को जीरो पुट करना है, और इंटू फाई नॉट, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों से तुमको फाई नॉट और ए दोनों मिल जाएंगे इन दोनों से सॉल्व करने के बाद। और कुछ ऐसा आएगा, मतलब कैपिटल ए जब आएगा तो कैपिटल ए की वैल्यू सॉल्व करके आएगी क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एल सी, सॉल्व कर लीजिएगा कैपिटल ए कितना आ रहा है, और यहीं से सॉल्व करने के बाद फाई नॉट की वैल्यू तुमको मिलेगी 0 डिग्री। ये दो आंसर है, बस चेक कर लो, यही आंसर मिलेंगे कैपिटल ए और फाई नॉट। और जब कैपिटल ए फाई नॉट मिल जाएंगे सो फाइनली आपका एक आंसर आ गया कि करंट की वैल्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय रूट एल सी साइन ऑफ 1/√LC इंटू टी प्लस फाई नॉट। ये आपका एक आंसर आ गया। और आंसर इसलिए हो गया कि बिकॉज जब करंट का आंसर आ जाएगा तो चार्ज का भी आ जाएगा। जब आई सॉल्व हो गया तो यहाँ पर आप उसका डी आई अपॉन डी टी लेके आओ। जब आई सॉल्व कर लिया है तो डी आई बाई डी टी यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो, तो तुम्हें स्मॉल क्यू चार्ज की भी इक्वेशन मिल जाएगी। और वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, चार्ज क्यू की इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन से आएगी, मैं डायरेक्टली कॉपी करके लिखूंगा क्यू नॉट एंड कॉस ऑफ 1/√LC टी प्लस फाई नॉट। अब आप वेरीफाई कर लो इसको जल्दी से एंड तो आगे प्रोसीड करें, बिकॉज फर्स्ट एग्जांपल था एलसी सर्किट का, तो इसका मैथमेटिकल पोर्शन वेरिफिकेशन चाहिए इसका कि रिजल्ट्स तुम लोगों के भी ये बनते हैं अपने आप करने पर या फिर नहीं बनते। और अपने आप करना जरूर, एक बार अपने आप करिएगा जरूर इसको। नहीं सूरज, क्यू वाली इक्वेशन सही है, मेरी तरफ से सही है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार खुद करके देखो। बट हमने सही इक्वेशन लिखी है, ध्यान दीजिएगा, मेरी इक्वेशन सही है। क्यू देखो सही है भाई, आगे बढ़े फिर। और आप इसको पहले कंफर्म करो तो इसके कंक्लूजन पॉइंट पर आए। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये ऑसिलेटरी आप समझ गए कि ऑसिलेशन क्यों कहा है मैंने इसको, क्योंकि ये सिस्टम की इक्वेशन से मैच कर रहा है, इसलिए मैं इसको ऑसिलेशन कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे इसको पूरा समझना भी है यार, एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पर। इसको इस ये तो इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन से कहीं आगे हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली क्या हुआ, सिचुएशन किस तरीके से चल रही है, और इसको ऑसिलेशन एक्चुअल में मतलब क्यों कहा है मैंने। तो देखिए क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, समझाते हैं आपको। सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट हुई, सिचुएशन स्टार्ट हुई थी जब कैपेसिटर को चार्ज रखा गया था क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट से, और कनेक्ट किया गया था इसको इंडक्टर से। ये सिचुएशन थी हमारी, ये सिचुएशन थी टाइम टी इक्वल टू 0 की। उस समय यहाँ पर कोई करंट नहीं था, आई 0 था। यहां से स्टार्ट किया था हमने। अब आप इक्वेशन देखते जाना और मुझे आंसर बताते जाना क्या होगा। इक्वेशन देखो और आंसर बताओ। क्या सिचुएशन बनेगी अगर हम टाइम टी इक्वल टू कैपिटल टी बाय 4 रखते हैं, कैपिटल टी बाय 4 यानी 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। अब आप कहोगे टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड बता दे पहले। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी कैपिटल टी वो 2 पाई अपॉन ओमेगा से निकाल सकते हो, और ओमेगा ये है 1/√LC, ओमेगा 1/√LC है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू लिखी जाएगी 2 पाई रूट LC। मैं उसके 1/4 टाइम की बात कर रहा हूं। क्या रिजल्ट बनेगा, टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई 4, यानी कि π/2√LC। अगर हम ये कंसिडर करें π/2√LC, तो इक्वेशन में रख के देखो, इक्वेशन में रख के देखो, अगर यहाँ π/2√LC रखते हो, π/2 इंटू √LC, तो ये साइन π/2 बन जाएगा, और ये cos π/2। फाई नॉट एक्चुअल में 0 है, इसको पहले 0 कर दें।
इतना अपने आप देख सकते हो। टाइम को जब आप पाई अपॉन 2 रूट एलसी रखोगे और यहाँ पर भी टाइम को पाई अपॉन 2 रूट एलसी, तो क्यू 0 आ जाएगा और आई की वैल्यू क्यू नॉट बाय रूट एलसी। यानी इतने टाइम बाद होगा ये कि जो ये कैपेसिटर है ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है, Q0 इसका, और इंडक्टर में एक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, और वो करंट है, इंडक्टर में करंट है और करंट की वैल्यू बन रही है Q0 डिवाइडेड बाय रूट एलसी, ये बन रहा, ये सिचुएशन बन रही है पाई अपॉन 2 रूट एलसी पर। अब आप एक काम करेंगे, इस सिचुएशन को और हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। टाइम t इक्वल टू कैपिटल T बाय 2 यानी कि पाई रूट एलसी पर क्या होगा हाफ टाइम पीरियड बाद। इक्वेशन में रख के देखो, अगर यहाँ पाई इंटू रूट एलसी रखते हैं, रूट एलसी कैंसिल, यहाँ पर साइन पाई हो जाएगा और यहाँ कॉस पाई हो जाएगा। तो साइन पाई यानी कि करंट 0 और कॉस पाई यानी क्यू माइनस में आ जाएगा। क्या मतलब हुआ चार्ज के नेगेटिव आने का? चार्ज के नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? ठीक है, तो उसका समझाते हैं आपको क्या मतलब है। और करंट 0 आ रहा है यानी कि एक बार फिर इस इंडक्टर में आई 0 हो गया, लेकिन Q माइनस में आ गया। नेगेटिव में चार्ज आने का मतलब कि जो कैपेसिटर था उसकी इनिशियल पोलैरिटी से अलग पोलैरिटी आएगी। अब इनिशियल ये प्लस माइनस था, अब आपको यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये चार्जेस पलट गए, पोलैरिटी बदल गई इनकी। ठीक है, पोलैरिटी बदल गई इसमें। ठीक है, इसके बाद आओगे, एक बार समझना, बस एक बार का टाइम लगेगा आपको समझने में। नाउ 3t/4 पे आते हैं। 3t/4 टाइम, 3t/4 मतलब इसका 3/4 टाइम। तो ये आंसर क्या आएगा देखो, 3 पाई/2 रूट एलसी करेंगे ना, 3 पाई/ इतना। तो अब क्या आंसर बनेगा? अब अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ 3 पाई/2 साइन 3 पाई/2 एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, करंट नेगेटिव वैल्यू पे जाएगा और कॉस 3 पाई/2 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, फिर इसका Q 0 हो गया, लेकिन अब नेगेटिव में करंट आ रही है। अब करंट नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट था उससे अपोजिट साइड नेगेटिव करंट का मतलब ये होगा कि पहले वाली करंट की डायरेक्शन और अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये दोनों अपोजिट है। करंट अब मिलेगा हमें Q0 डिवाइडेड बाय रूट एलसी। उसके बाद जब फिर से पूरा टाइम लोगे आप, फिर से यानी t इक्वल टू कैपिटल T यानी कि टोटल टाइम पीरियड, तो वापस इसी स्टेज पर आ जाएंगे। हुआ क्या यार, इसमें प्रोसेस क्या हुआ, हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन और अगले हाफ साइकिल पर करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। मतलब अगर हम इसको कुछ नाम देना है ए और बी का, तो हाफ साइकिल में करंट ए से बी फ्लो करेगा और बाकी के हाफ साइकिल पे करंट वापस बी से ए की तरफ आएगा। तो करंट कभी ए से बी जाएगा, कभी बी से ए आएगा, फिर ए से बी जाएगा, फिर बी से ए आएगा। तो इसीलिए इसको ऑसिलेशन कह रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन टाइप हो रहा है। ये टू एंड फ्रो मोशन टाइप हो रहा है कि करंट कभी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएगा, फिर कभी बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आएगा, ऑसिलेट करता रहेगा वो। और इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट का भी नाम देंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी का नाम देते हैं। एसी इसी को बोला गया है ऑल्टरनेटिंग करंट।
और सेम चीज चार्ज के साथ हो रही है, सेम चीज चार्ज के साथ हो रही है कि यहां पर क्यू नॉट चार्ज है जो डिस्चार्ज हुआ और फिर चार्ज हुआ, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग और फिर चार्जिंग। मतलब एक क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, अगले क्वार्टर साइकिल में वो चार्ज होगा, फिर एक क्वार्टर साइकिल में वो डिस्चार्ज होगा, फिर एक क्वार्टर साइकिल में वो चार्ज होगा। और चार्ज होने की पोलैरिटी भी बार बार चेंज हो रही है, चार्ज की पोलैरिटी भी चेंज होती जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है और करंट भी ऑसिलेट कर रहा है, दोनों चीजें यहां पर ऑसिलेट करने के पॉइंट। अब रही बात ये कि जब चार्ज जीरो है तो करंट की ये वैल्यू है। नहीं खान साहब करेगा, देखो रेजिस्टेंस होगा ना, मैं तो इंडक्टेंस में रेजिस्टेंस मान नहीं रहा हूँ, बट आइडियल कंडीशन में तो ये सब डैम्प ऑसिलेशन होंगे, ये तो अभी आप अनडैम्प ऑसिलेशन कर रहे हो, बट आइडियल कंडीशन में डैम्पिंग होती है, रेजिस्टेंस होते हैं। तो वो बात प्रैक्टिकल केसेस में तो हम लोग मोस्ट आइडियल कंडीशंस में अपना न्यूमेरिकल कर दें। अब ना सुनो, एक बात सुनो, पहले क्या होगा यहां पर इनिशियल पॉइंट पे जब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट और बचा है। इनिशियल पॉइंट पर जो ये कैपेसिटर है इसके अंदर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और क्योंकि करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड इस समय जीरो। अब क्या होगा, करंट चार्ज जीरो हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, लेकिन करंट फ्लो करने की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा यहां पर, और ऐसा आगे भी होगा। मतलब ऑल्टरनेटिवली एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि पहले एक टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इनके बीच का कोई इंस्टेंट लेंगे, अगर इन दोनों के बीच का कोई टाइम चूज कर दो, तो अगर आप कोई ऐसा टाइम चूज करो जो इनके बीच का है, मतलब कि टाइम जीरो से बड़ा है और t/4 से छोटा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी। और हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म दोनों में एक बात पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी स्टोर करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी स्टोर करती है, दोनों एनर्जी स्टोर करने वाले कंसेप्ट्स हैं। तो आप ये कहोगे कि यहां पर एनर्जी जो है इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई एंड नाउ एनर्जी इन मैग्नेटिक फॉर्म आ गई। ये सब थियोरेटिकल पॉइंट बता रहे हैं आपको कि कोई भी पॉइंट किसी भी तरीके का क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम कंपेयर करके दिखाएं तुम्हें, तो वहां से ज्यादा अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे एनालॉग लेकर के। देखिए अगर हम ये कहें कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास अटैच किया हमने, और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कुछ एक्सटेंडेड है, नेचुरल लेंथ इसकी L0 है, उससे कैपिटल A डिस्टेंस आगे ले जा करके और यहां से स्टार्ट करो विथ जीरो वेलोसिटी। तो आप रिकॉल करिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर क्या होता है। सबसे पहले ये मास अंदर की तरफ आएगा, नेचुरल लेंथ पर आएगा, और जब नेचुरल लेंथ पर आएगा तो इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फिर ये उस मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ स्प्रिंग को रिड्यूस करेगा, कंप्रेस करेगा, और जब स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा तो फिर से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और आइडियल कंडीशंस में अगर ये ए डिस्टेंस स्ट्रेच था तो ए डिस्टेंस ही कंप्रेस भी होगा आइडियल कंडीशंस में, अगर रेजिस्टेंस वगैरह इग्नोर कर दिए जाए तो जितना एलोंगेट किया गया था उतना ही कंप्रेस भी होगा। उसके बाद ये कंप्रेशन वाली स्प्रिंग वापस अपने नेचुरल लेंथ पे जाएगी, वापस फिर से हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। उसके बाद
वो स्प्रिंग वापस उसी जगह पहुंच जाएगी जहां तक वो एलोंगेटेड थी, जितना एलोंगेट करके स्टार्ट किया गया था ये वापस उसी प्लेस पर आ जाती है एम मास, और फिर यहाँ पर आकर के ये रेस्ट पे आ जाते हैं और इसी को एक ऑसिलेशन कंप्लीट कराते हो। इसीलिए आप एक ऑसिलेशन ऐसे दिखाते हो कि ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और ऐसे करता हुआ वापस ऐसे आएगा, और यही एक कॉस का ग्राफ बनेगा, कॉस का ग्राफ ऑसिलेटरी पार्टिकल। तो यहाँ पर भी तो सब कुछ वैसे ही हो रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फिर मैक्सिमम पॉइंट पर आए तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, पोटेंशियल जीरो हो गया, फिर कंप्रेस हुए तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हो गया, फिर मीन पॉइंट पर आए तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, फिर आप एक्सट्रीम पॉइंट पर गए तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो जैसे यहाँ एनर्जी के दो फॉर्म है, पोटेंशियल और काइनेटिक, मतलब या तो एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होगी या एनर्जी इस मास में होगी, या तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी के एनालॉग पर ये कहा जा रहा है कि या तो एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी या तो एनर्जी इंडक्टर के पास होगी। और एक बार फिर उस एनालॉग को कंपेयर करना, मैंने उस एनालॉग में कैपेसिटर का कंपैरिजन स्प्रिंग से किया हुआ है। कैपेसिटर को कंपेयर किया गया था स्प्रिंग के साथ और इंडक्टर को कंपेयर किया गया था मास के साथ। तो कभी एनर्जी मास के पास होगी काइनेटिक फॉर्म में, और कभी एनर्जी स्प्रिंग के पास होगी पोटेंशियल के फॉर्म में। और एनर्जी एक टोटल एनर्जी अगर आप याद करो आइडियल कंडीशंस में, तो आप क्या कहते हो इसके अंदर कि टोटल एनर्जी जो होती है एसएचएम के चैप्टर में वो हमेशा कंजर्व होती है आइडियल कंडीशंस में, और वही चीज हो भी रही है। यहां पर भी टोटल एनर्जी कंजर्व है। कैसे कंजर्व है? जितनी एनर्जी यहाँ पर कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है उतनी ही एनर्जी यहाँ पर इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी है। और अगर ये भरोसा ना हो आपको, अगर आपको इसका ट्रस्ट नहीं है, तो एक काम करो, आप यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। कैपेसिटर की एनर्जी चेक करो, यहाँ पर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाय 2c से क्यू स्क्वायर बाय 2c लगाओ। तो एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से चलोगे तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। और अब जरा यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर एनर्जी कितनी है। तो यहाँ एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म से लगाना पड़ेगा क्योंकि इंडक्टर के पास एनर्जी है, और आई की ये वैल्यू क्यू नॉट बाई रूट एल सी रखेंगे। आई की जगह क्यू नॉट डिवाइडेड बाय रूट एल सी। तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, आई का स्क्वायर और फिर हाफ एल उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट भी आपका क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c बनेगा। कहने का मतलब है कि एनर्जी करंट डिके नहीं हो रहा सात्विक जी, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। एक्चुअली देखो ये थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, इसमें करंट का डिके नहीं हो रहा है, यहाँ पर करंट जीरो नहीं हो पा रही है। करंट ऑसिलेट कर रहा है, जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है और मैक्सिमम वैल्यू से फिर वो जीरो आ रहा है, फिर जीरो से मैक्सिमम वैल्यू, फिर जीरो की तरफ आ रहा है। करंट जीरो और एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है। डिके वाला केस नहीं है ये। कभी करंट ए से बी तो फिर कभी करंट बी से ए। इंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन बार बार ऑसिलेट कर रही है, राइट की तरफ फिर लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ फिर लेफ्ट की तरफ। ये डिके और ग्रोथ वाले से अलग है, और रीजन इसलिए अलग है कि इंडक्टर के साथ एक और एलिमेंट है कैपेसिटर। इसका अपना अलग बिहेवियर है, इसका अपना अलग बिहेवियर है। दो अलग बिहेवियर के एलिमेंट जुड़े हुए हैं इस टाइम पर। तो थियोरेटिकली भले आप इसको भी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एक मैथमेटिकल पॉइंट्स पे जल्दी से क्लोज करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल करने के लिए आप एलसी सर्किट के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन को भी यूज कर सकते हो, तो जल्दी न्यूमेरिकल थोड़े से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। एलसी सर्किट विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जा सकता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व है। एलसी सर्किट के अंदर आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, कांस्टेंट रहेगी वो, जस्ट लाइक इन आइडियल स्प्रिंग मास सिस्टम
द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। पोटेंशियल और काइनेटिक इंडिविजुअली वेरी करते हैं, ये अलग से वेरी करेगा, ये अलग वेरी करेगा, इन दोनों का वेरिएशन होगा, लेकिन इनकी टोटल वैल्यू किसी भी मोमेंट पर आप हमेशा कंजर्व रखोगे। तो यही चीज यहां पर करेंगे कि किसी भी टाइम पर कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इंडक्टर की एनर्जी इक्वल टू जितनी एनर्जी टाइम टी इक्वल टू 0 पे थी सर्किट में, उसके बराबर करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कुछ आपको ना हेल्प करेगा, स्पीड बढ़ाएगा आपकी, ऑब्जेक्टिवली सॉल्व हो जाएगा अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो कर लेते हो तो। ठीक है, ये हुआ एलसी सर्किट का। अभी एलिमेंट्री एग्जांपल था एक, जिसमें मतलब अभी सिर्फ इसको समझा गया है। अब इसके 3-4 क्वेश्चंस और करने हैं हमें थोड़ा सा, वो अगली क्लासेस में, तब जाकर के थोड़ा सा ऑसिलेशन आप बेटर तरीके से समझ पाओगे कि एलसी सर्किट के ऑसिलेशन का मतलब क्या है। और एलसी सर्किट का ऑसिलेशन समझना इसलिए जरूरी है कि जो नेक्स्ट चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें रेजोनेंस वगैरह के फिनोमिनाज हैं। तो रेजोनेंस, फोर्स ऑसिलेशन और नेचुरल ऑसिलेशन काफी मतलब एक तरीके से पूरा ऑसिलेशन वाला चैप्टर जो है ना वो आएगा अभी। तो इसको जरा रिवाइज करके रखना भाई आप। एलसी सर्किट क्या मैंने पिछली बार भी कहा था कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को एक बार पढ़ लीजिए, उसमें एनर्जी का रूल क्या है और इस तरीके के। ठीक है, तो चलो अभी क्लास टाइम ज्यादा हो गया, इसको बाकी अगली क्लासेस में करेंगे यार, इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।